नमस्ते, आप सभी का स्वागत है और हम आपके लिए ला रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट बाबा रामदास जी के माध्यम से, जो इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शामली में हैं, जो कैराना लोकसभा क्षेत्र में आती है। आपका स्वागत है। थैंक यू सर। जय श्री राम। जय जय श्री जय राम। श्री राम। आपको रामनवमी की बहुत-बहुत बधाई। आपको भी सर हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब आप कैराना में हैं, तो आपने निकटता से देखा होगा ये जो राजपूतों का ज्वार था, उसकी क्या स्थिति है? सर जमीन पे कुछ नहीं था, ये कुछ नेता थे those who were heavily funded to create this fiasco। ये एक होक्स थी जिसका जमीनी उससे कोई जुड़ाव ही नहीं था। सर मैं कम से कम 10 गांव में गया हूं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और कैराना लोकसभा के 10 राजपूत गांव में। आज एक चौहानवा गांव था जी। वहां पे मैंने 1 घंटा बिताया और गांव में कम से कम भी 100 बच्चे जुट गए हमें देख के। हमने बात की सर, कहीं से बोले जी ये तो 2-3 नेताओं का एक शगुफा है जिसको मीडिया बहुत हवा दे रहा है, पर जमीन पे ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। ये कहा जा रहा था कि ये जो आपके वो सोमवंशी वाले जो है राजपूत, ये संगीत सोम वाले, इनकी कोई लड़ाई है या कोई एक कहा सुनी है संजीव बालियान से, तो उसको लेके जो है वो सबसे पहले ये शुरू हुआ। उसमें सुरेश राणा ने हवा दी और फिर ये मिल मिला के फिर ये आपके पुंडीर और सोमवंशी जो है राजपूत, ये अधिक इसमें एक्टिव है। तो जमीन पे ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग अफवाहें फैलाई गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ये कैराना क्षेत्र में जो बीजेपी कैंडिडेट हैं उनका नाम है प्रदीप कुमार। उनके प्रदीप चौधरी जी। उनके वो गुजर हैं। जी तो हाँ। उनके बेटे पे एक आरोप ऐसे झूठा मोटा लगा दिया गया कि इनके बेटे ने मेहर भोज और उसको लेके कुछ राजपूतों पे कोई गलत टिप्पणी की, हम इसलिए नाराज हैं। तो मैंने आज कुछ बुजुर्गों से बात की, उसने बोला जी ये चौटाला भाइयों का आपस का वो है जिसका कि ग्राउंड में कोई वो नहीं है, इसलिए ऐसी कोई नाराजगी है ही नहीं। बाकी कल योगी जी मीटिंग्स कर गए हैं कैराना में भी, शामली में भी और आपके सहारनपुर में भी। तो ऐसी कोई बात हमें तो उधर देखने को मिली नहीं। तो स्थिति बहुत ही शानदार है, ऐसी कोई बात नहीं है। और इस बार का सर एकदम एक तरफा चुनाव लग रहा है मुझे तो। अच्छा, ये हाँ। कहा जा रहा है कि सहारनपुर में काफी कॉन्टेस्ट हो सकता है, यद्यपि वहां 2 मुस्लिम खड़े हुए हैं, एक समाजवादी, एक कांग्रेस का और एक बीएसपी का, और दूसरी तरफ यहाँ भी इकरा हसन समाजवादी खड़ी है, लेकिन उसके साथ में कोई जाट कैंडिडेट दे दिया है बीएसपी ने। ये क्या स्थितियां हैं इन दो की बताएं, फिर उसके बाद मुजफ्फरनगर और दूसरे कैराना में क्षेत्रों की सर, बात करें। कैराना में बीएसपी ने दिया है राजपूत कैंडिडेट और अच्छा। उसको राजपूतों का बिल्कुल भी वोट नहीं मिल रहा। और मैं तो अंदाजा लगा रहा था कि शायद बीएसपी वाला कैंडिडेट जाटव और चमार वोट में शायद 1 लाख वोट ले जाए। तो लोगों ने कहा जी 1 लाख भी मुश्किल है, मुश्किल से 75,000 वोट उसको मिलेगा, जिसमें से मेजोरिटी ऑफ वोट जो होगा वो आपका अपना बीएसपी का कोर वोट मिलेगा उसको। राजपूतों का तो इक्का दुक्का, अगर अपने गांव में अगर कुछ वोट मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज कोई वोट है नहीं। तो ये तो है सर कैराना की स्थिति। कैराना में जो इकरा हसन है, मुनव्वर हसन जी की बेटी, वो काफी युवा, बड़ी डायनेमिक, बड़ी अच्छी लड़की है, ये तो मानना पड़ेगा। शी इज वेरी ब्रॉड माइंडेड, बड़ी फॉरवर्ड है, पढ़ी लिखी है, लंदन से इकोनॉमिक्स पढ़ के आई है, उसकी बड़ी अच्छी इमेज है। और उसके परिवार का जो वो सब कुछ जो जो ड्यूबियस पास्ट है ना, एक तो उससे चिपकता नहीं। परंतु उधर कुछ जो पोल इक्वेशन ऐसी बन गई है कि जाट कम्युनिटी पूरी, राजपूत पूरी, त्यागी पूरी और गुर्जर पूरी। सर कैराना में गुर्जर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट। और ये गुर्जर की, हिंदू गुर्जर और मुस्लिम गुर्जर की इतनी शानदार एक आपस में भाईचारा है कि ये एक दूसरे के साथ इनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं और एक दूसरे को वोट करते हैं।
चौधरी हुकुम सिंह जी गुर्जर नेता थे और उनको मुसलमान गुर्जर वोट करता था, और थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा 1 लाख से ज्यादा मुसलमान उनको वोट करता था। क्यों? गुर्जर। उसी तरह ये जो मुनव्वर हसन, नाहिद हसन का जो परिवार है, इकरा हसन का परिवार है, ये भी गुर्जर है। इनको ओके। हिंदू का वोट मिलता रहा है, पर इस बार नहीं मिला सर। इस अच्छा। बार हिंदू गुर्जर पूरी तरह यूनाइटेड है बीजेपी के साथ। अच्छा, इसी तरह गुर्जरों की एक अच्छी पॉपुलेशन सहारनपुर में भी है, ओके। वो सारी की सारी बीजेपी के साथ। सहारनपुर में क्या इक्वेशन है? बीच में ये हो रहा था कि राघव लखनपाल जरा थोड़ा वीक पड़ सहारनपुर रहे की इक्वेशन आप यूं सुन लीजिए कि बीजेपी का है वोट लगभग 5-5.5 लाख वोट पोल होता है, 6 लाख। जैसे पिछली बार 5 लाख के आसपास पोल हुआ था, और राघव लखनपाल जी 19 या 20,000 वोट से हार गए थे, 22,000 वोट से। पिछली बार जो है सपा बसपा का जॉइंट कैंडिडेट था और कांग्रेस से अलग था, तो सर कांग्रेस का और सपा बसपा का जो तीनों मिला, हालांकि वो एक मुस्लिम बहुल सीट है, उसमें 45% तो है मुस्लिम तक और लगभग 22% है दलित वोट। तो सपा बसपा और कांग्रेस, इन तीनों का मिला के हो जाता है 7 लाख वोट। बीजेपी का हो जाता है लगभग 5 लाख वोट। अब सर इस बार चूंकि सपा और कांग्रेस का गठबंधन हो गया और एक कैंडिडेट दे दिया बसपा ने, वो इस वक्त प्रदेश में सबसे संपन्न, सबसे अमीर कैंडिडेट है। 170 करोड़ की तो उसने अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर की है, माजिद अली। माजिद अली ने। और माजिद अली लड़ रहा सर बसपा से, वो है देवबंद का रहने वाला। पर ये जो है इमरान मसूद, ये सहारनपुर का पुराना नेता है। इसके चाचा थे या ताऊ थे या पिताजी थे, रशीद मसूद जो भी साहब थे, वो 5 बार यहां सांसद रहे। पर ये दोनों एक दूसरे के वोट काट रहे थे, और बसपा का अच्छा वोट है यहां पे, काफी अच्छा। और देवबंद साइड का मुसलमान भी उसको वोट दे रहा, तो सर वो लगभग 2.5 लाख वोट काट देगा, ऐसा अंदाजा है। जब कई जगहों पे मैं कई मुसलमानों गांव में गया सर, तो मैंने पूछा जी क्या पोजीशन है, तो मुसलमान भी इस बात को तो मान रहे कि जी देखो बीजेपी सीट तो जीत ले रही। जाएगी बीजेपी। हाँ जी। तो मैंने पूछा लड़ाई किसकी है, तो बोले जी लड़ाई सेकंड थर्ड की है। सेकंड सेकंड इमरान थर्ड की। मसूद आएगा हम्म। या वो बसपा वाला आएगा, माजिद अली। हाँ। माजिद अली। हम्म। तो इस वक्त सहारनपुर में लड़ाई चल रही सेकंड थर्ड की, फर्स्ट तो क्लियर। अच्छा, मुजफ्फरनगर में क्या है साहब? सर मुजफ्फरनगर में पहले तो लग रहा था कि लड़ाई हो जाएगी, और संजीव बालियान साहब की पोजीशन थोड़ी सी टाइट सी लग रही थी शुरू में। और ये जो जो ये राजपूतों की नाराजगी का शगुफा जो छोड़ा हुआ था, पर सर बाद में पता लगा कि वो शगुफे में दम नहीं निकला, और वोटर में कुछ नहीं है उस शगुफे का असर। वो नेता नोता है आपस में करते रहते, तो ऐसा सुना गया है कि योगी जी आए थे, समझा बुझा गए हैं, और मैंने सुना है कि मोदी जी ने और अमित शाह जी ने भी इलाके के बड़े नेताओं से बातचीत की है, और जो भी मतभेद है उन्होंने समझ डालो, और ऐसे मतभेद कोई है नहीं सर। देखिए नेता बेशक लड़ ले, पब्लिक सर पूरी की पूरी, पब्लिक में कोई कंफ्यूजन नहीं है, वोटर में कोई कंफ्यूजन नहीं है, वही मेन बात है। पूरी तरह तैयार। अच्छा, ये जो आपने तो सैम्पलिंग कर ली, मैंने देखा था आपका वीडियो, आपने चावल का दाना जो है वो देख लिया। जी। तो ये जो
इधर की जो है ये बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, इन सीटों में क्या स्थिति है? सर फैक्ट ये है कि मैं इन सीटों तक अभी पहुंचा नहीं हूं, क्योंकि मैंने कहा कल 19 तारीख वाला चुनाव इन जिन 8 क्षेत्रों में है ना, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कैराना, ये पीलीभीत वगैरह, मैं अभी इस एरिया को कवर कर रहा हूं। सर मैं कल के बाद परसों उधर निकलूंगा। नहीं नहीं, ये तो पहले फेज में ही है ना, ये जो आपके जो मैंने बिजनौर, नगीना, रामपुर और मुरादाबाद और पीलीभीत, ये 5 की 5 तो इसी फेज में है। सर देखिए, मुरादाबाद और रामपुर में तो एक तरह से आजम खान साहब की जो भी नाराजगी कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, सर उन्होंने एक तरह से समाजवादी पार्टी को एकदम बिठा दिया, और वहां तो एक किस्म का नो कॉन्टेस्ट हो गया। और स्पेशली रामपुर में तो बहुत ही बुरा हाल है। मुरादाबाद में तो फिर भी थोड़ा सा कुछ, हालांकि रुचि वीरा जी को कोई लोकल समर्थन बिल्कुल नहीं मिल रहा, मुसलमान जो है वो उनको बिल्कुल भी हाथ नहीं दे रहा अपना। तो रामपुर, मुरादाबाद तो आप समझ लीजिए कि फट्टी पुछ गई। और आई थिंक ये आजम खान साहब की कोई सोची समझी कोई साजिश लगी, या जो भी लगी, या जो भी उनकी नाराजगी थी, वो जो है अखिलेश यादव जी थे जो भी हिसाब किताब कर रहे थे। पर कुल मिला के रामपुर, मुरादाबाद से सपा लड़ाई में ही नहीं आ पाई। बाकी जगह कम से कम लड़ तो रही है, चुनाव तो हो रहा है। और दूसरी बात इधर की बीजेपी का प्रचार नेताओं का, सर इस चुनाव की जो सबसे बड़ी बात मुझे समझ में आई, सर मैंने, आप ये समझिए कि जलंधर से मैं चला हूं और अब तक मैं 350 किलोमीटर सर मैं गाड़ी चला चुका हूं पूरे रास्ते में। सर हालांकि अभी मान लीजिए पंजाब और हरियाणा में तो चुनाव देरी से है, पर सहारनपुर में, कैराना में, मुजफ्फरनगर में तो कल परसों चुनाव है। सर एक भी बैनर नहीं, एक भी पोस्टर नहीं। सर पहली बार प्रचार गाड़ी देखने को मिली आज सुबह शामली में, पहली प्रचार गाड़ी। सर कोई नुक्कड़ सभा नहीं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कोई माइक लगा के भाजपा के लिए या कांग्रेस के लिए, सपा के लिए वोट मांगते हुए लोग नहीं, एक भी होर्डिंग नहीं, कहीं कोई प्रचार सामग्री नहीं, और कहीं कोई गाड़ी प्रचार करती नहीं दिखी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि भैया प्रचार हो कैसे रहा है। तो सर प्रचार हो रहा है टोटल सोशल मीडिया पे, फोन पे। सर पहला चुनाव मैंने देखा जो कि मैदान में, अच्छा अगर किसी अंग्रेज को आप ले आओ और उसको पता ना हो, तो वो शहर को देख के बता नहीं सकता कि चुनाव है इसमें परसों। अभी पुराने जमाने में तो, ये पुराने जमाने में क्या 10 साल पहले तक तो जो भी चुनाव, जो 2014 तक तो मैं स्वयं चुनाव करवा रहा था, तो उसमें तो पूरा आपका उत्सव जैसा माहौल रहता है। सर इतने माइक लगते थे और 24 घंटे वो माइक चिल्लाते। मुझे याद है एक बार मध्य प्रदेश का एक चुनाव हो रहा था, तो एक तरफ तो था कांग्रेस वालों का, एक तरफ बीजेपी वालों का, और दोनों सुबह सुबह 4 बजे ही माइक शुरू कर देते और माइक बजता था। पब्लिक मतलब पागल हो जाती थी सुन सुन के। सर इस बार टोटल, तो पहले फिर भी थोड़े बहुत झंडे बैनर तो दिख जाया करते थे ना, वॉल राइटिंग दिख जाती थी। दो जगह वॉल राइटिंग देखने को मिली थी मंडी गोविंदगढ़ शहर में, 2 वॉल राइटिंग, 2। पर पब्लिक में आप किसी से भी बात कर लो। सर अभी मैंने एक वीडियो बनाई है, गांव में बच्चे थे 20-22 साल के, एक एक सीट के एक एक कैंडिडेट की पूरी कुंडली बांच रहे थे, गांव के लड़के। इतनी जानकारी है। सोशल मीडिया ने इतना जबरदस्त पेनिट्रेशन किया है समाज में, और पीपल आर सो वेल इन्फॉर्म्ड। बच्चा ABC पूरा A to Z जानता है।
कि चुनाव में क्या हो रहा है, किस पार्टी का क्या पोजीशन है, किस सीट से क्या है, क्या पोल डायनेमिक्स है, कितने वोट मिलेंगे, क्या, सब एवरीबडी इज इन्फॉर्म्ड विदाउट एनी हल्ला। वोटर एकदम शांत है, समाज में पूरी तरह शांति है। अच्छा सर, आमतौर पे माहौल बड़ा चार्ज होता था ना, बड़ा एक्साइटमेंट हुआ करता था, कुछ नहीं, शांति। और सर मैं आपको बताऊं, जहां तक मेरा आकलन है सर, 8 की 8 सीट बीजेपी जीते। 8 की 8 विपक्ष दिखाई नहीं दे रहा, पर एक तो लड़ता हुआ दिखाई देना विपक्ष। तो तारकपुर जैसी सीट पे अगर लोग कह रहे हैं कि नहीं कोई लड़ाई नहीं, खुद मुसलमानों के मुंह से मैंने सुना, वो कहते जी आगा लखनवीर जीत जाए। अच्छा, कई लोगों को लेना ना इमरान मसूद सेकंड आएगा, कई लोगों को लेना ना माजिद अली आएगा सेकंड। इनकी लड़ाई है। ऐसा मतलब मुसलमानों का वोट बराबर बराबर बंटने वाले हैं वहां पे। हाँ, मुसलमानों का वोट बराबर नहीं, बराबर तो नहीं बटेगा सर। होगा क्योंकि मेरे हिसाब से 60% ले जाएगा इमरान मसूद, 40% पे माजिद अली। तो माजिद अली को बीएसपी के भी कुछ वोट मिलेंगे। हाँ जी, बीएसपी का वोट अच्छा मिलेगा। अच्छा, ये नगीना वाली जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसमें ये चंद्रशेखर रावण भी लड़ रहा है और तीसरे चौथे के लिए संघर्ष कर रहा है जी, इसमें क्या स्थिति है? इसमें बताते हैं कि बहन जी जो है वो अच्छा मुकाबला कर रही हैं। सर बहन जी अच्छा मुकाबला कर रही हैं, किसके साथ? बीजेपी के साथ। सपा के साथ। सर बहन जी जहां भी अच्छा मुकाबला कर रही हैं, सपा के साथ। हाँ सर, अक्सर एथलेटिक्स में मैंने देखा है कि गोल्ड वाला तो बहुत आगे होता है, पर सर सेकंड थर्ड के लिए बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है, थर्ड फोर्थ के लिए एथलेटिक्स में अक्सर देखा जाता है। तो सर वही बात है कि बहन जी जहां भी लड़ रही हैं, एक चीज देखने में आई है सर, बहन जी हर जगह अच्छा चुनाव लड़, उन्होंने कल मैनपुरी का कैंडिडेट चेंज कर दिया लास्ट मोमेंट पे। हाँ, तो बहन जी हर जगह अच्छा चुनाव लड़ रही है। मैनपुरी में उन्होंने जिसको टिकट दिया है शिव प्रसाद यादव को, वो मुलायम सिंह यादव का धुर विरोधी है, बहुत लंबे समय से बताते जी, उसको टिकट दे दिया, तो वो भी कुछ यादव वोट काटेगा। नहीं सर, मुझे तो बता रहे थे कल, एक मित्र का फोन आया था मैनपुरी से, वो कहते हैं कि वो जो ठाकुर साहब है जयवीर सिंह जी, ही इज गिविंग अ वेरी टफ फाइट, और पहली बार ऐसा हुआ है मैनपुरी में ये हवा है कि डिंपल हार भी सकती हैं। मैं आपको मैनपुरी की स्थिति बता रहा हूं, मैनपुरी में डिंपल हार सकती है। अगर मैनपुरी में हार गई तो फिर क्या बचेगा उनके पास? ये हम तो कहते हैं कि अगर मैनपुरी में स्थिति है तो फिर बचा क्या? आजमगढ़, गाजीपुर। गाजीपुर। सर मैं आज भी आपको बता रहा हूँ, लड़ाई होगी आजमगढ़ और गाजीपुर में। ये दो सीट है जो पूरे रहस्य और रोमांच को मेंटेन करेगी। अच्छा, आजमगढ़ और गाजीपुर। अब बता भी दीजिए आपका क्या असेसमेंट है आज की डेट में? सर इन दो सीटों का असेसमेंट तो कोई भी नहीं कर सकता सर। ये दो सीट ऐसी है क्योंकि उसमें सब यादव जी लोग जो है ना सर, वो उनका, पर वो यादवों की सीट है, सही पूछा जाए ना। आजमगढ़ और गाजीपुर सर हमारे यादव भाइयों की सीट है सर, वहां तो वही डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड करेंगे कौन जीतेगी। तो जौनपुर में तो खेल कर दिया ना बहन जी ने, वहां भी उन्होंने वो धनंजय सिंह की पत्नी को वोट टिकट दे दिया। सर फिर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, जौनपुर फिर भी बीजेपी निकाल लेगी।
ओके। क्योंकि सर जो राजपूत कम्युनिटी है ना, वो कुछ ज्यादा ही इस बार के चुनाव में कुछ ज्यादा ही इंक्लाइंड है टुवर्ड्स बीजेपी। इस बार मैंने महसूस किया, और धनंजय सिंह जी की वो पकड़ अब शायद ना हो राजपूत वोट पे, जो पहले रहा करती थी। पहले वो 1.5 लाख वोट ले जाया करते थे, जिसमें से लगभग 75,000 वोट उनका राजपूत वोट हुआ करता था। पर सर इस बार मुझे नहीं लग रहा, इस बार राजपूत सर एन ब्लॉक बीजेपी में जा रहा है। और आप समझ लीजिए कि जो जौनपुर से जो भाजपा कैंडिडेट है कृपाशंकर सिंह जी, हालांकि वो सारी जिंदगी उन्होंने मुंबई में बिताई है, पर ही इज डूइंग अ गुड जॉब इन जौनपुर। और इस बार सर जो करंट है ना, कुछ राम मंदिर को लेके इस बार योगी जी का बहुत, मुझे योगी जी का असर, मैं आपको सही बताऊं, जब 2024 के चुनाव की समीक्षा होगी ना सर, तो योगी का मॉडल ऑफ गवर्नेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर निकल के आएगा लोकसभा को बीजेपी, लोकसभा में बीजेपी को जिताने के लिए। क्यों सर? योगी जी का जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है ना, वो इट इज द टॉक ऑफ द टाउन इन हरियाणा, इन पंजाब, ओके। इन होल ऑफ द कंट्री, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। सर मैं बताऊं कि यहाँ के लोगों की जो सबसे बड़ी शिकायत थी, वो थी लॉ एंड ऑर्डर को लेके बहुत परेशान था पश्चिमी उत्तर प्रदेश। वो कहते जी आप शाम को घर से निकल नहीं सकते थे। सर पूर्वी उत्तर प्रदेश में समस्या नहीं होती सर, कोई कितना ही बड़ा गुंडा हो जाए सर, हमारी बहन बेटी पर कोई हाथ डालना तो दूर की बात है सर, आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहन बेटी पे निगाह डालता हुआ भी कोई नहीं दिखेगा। पर सर यहाँ मुसलमानों का मन इतना बढ़ गया था गुंडों का, कि सर यहाँ पे लोगों का जीना दुभर कर दिया था समाजवादी पार्टी के शासन में। और चोरी चकारी, छिनैती डकैती इतनी ज्यादा थी सर, बाबा ने वो कंट्रोल किया, सड़क बना दी, बिजली दे दी, वो अलग चीज है। तो सर बाबा का जो क्राइम कंट्रोल का जो सर जो है ना, उसकी कायल है सारी दुनिया। आप, मैंने पश्चिम उत्तर प्रदेश में मैं इतना घुमा था, हर आदमी एक ही बात करता है कि सड़क बनवा दी, वो सब अलग बात है, पर जो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल किया है। और सर बाबा से लोग, बाबा के शासन में गुंडे डरते। सर किसकी गुंडे की हिम्मत नहीं होती सड़क पर निकल जाए। या अच्छा एक चीज और सर, आमतौर पे मुसलमानों में ना एक बड़ा उनकी पोस्चरिंग जो थी बड़ी एग्रेसिव हुआ करती थी। यहाँ 10 की संख्या में खड़े हैं तो बड़ा एकदम ना आर्रोगेंस में बात कर रही और ऐसे करते थे। तो आज की तारीख में सर आप चले जाओ तो पहले आगे राम राम जी बोलते हैं। अच्छा। राम राम जी बोलते हैं, और सर बोलते हैं कि बाबा का सर है, आज बाबा का उठा लो, ये फिर से सिर पे चढ़ जाएंगे। अच्छा। तो सर लोगों में ये बात मैंने सुनने को मिली कि बीजेपी को लाओ, बीजेपी की गवर्नेंस अच्छी होती है, बीजेपी के राज में विकास होता है, बीजेपी के राज में इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, बीजेपी के राज में सुख शांति रहती है, बीजेपी के राज में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहता है। और उसका श्रेय जाता है सर सबसे बड़ा आइकन जो है आज की तारीख में, डेवलपमेंट का सबसे बड़ा आइकन, गवर्नेंस का सबसे बड़ा आइकन, लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़ा आइकन, और हिंदू हृदय सम्राट इस योगी आदित्यनाथ। ये मैंने इन 3 स्टेट्स में महसूस किया। आप 3 स्टेट्स में आप कह रहे हैं, आप जलंधर से चले, तो पंजाब का भी बताइए। सर पंजाब में अभी तक चुनाव है एकदम ठंडा, और अभी तो पार्टियां सर कैंडिडेट ही नहीं चुन पा रही। और पंजाब में हो गई सर एक बहुत ही नृशंस हत्या। नंगल एक हिंदू बहुल क्षेत्र है, शहर है पंजाब का, तो हाँ उसमें मैं गया हूँ। हिंदू भाखड़ा परिषद, नंगल वाला ना। हाँ भाखड़ा नंगल वाला,
विश्व हिंदू परिषद का एक नगर अध्यक्ष एक लड़के को नया नियुक्ति दी गई थी, तो उसकी दुकान पे आके दो लोग जो है उसको सरेआम उसकी हत्या करते। तो आज सर उसकी अरेस्ट हुई है, कल उसकी अरेस्ट हुई है 3 दिन बाद। तो पुलिस कमिश्नर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें बताया कि इट वाज अ टारगेट किलिंग वेयर द हैंडलर्स वर सिटिंग समवेयर इन पोर्चुगल, और इस हत्या से तार जुड़े हैं आईएसआई के, कि आईएसआई के हैंडलर्स ने जो है पंजाब में ये हत्या की है। हालांकि 2 लड़कों को पकड़ लिया गया। फिर इसका हिंदू कम्युनिटी में बहुत बड़ा बुरा असर पड़ा है और पोलराइज हुई है, पहली बात। दूसरी बात है, मैंने पूछा, मैं तो वहां गया था जब उन्होंने फतेहगढ़ साहब के डीएम साहब को जब ज्ञापन दिया, वहां के लोकल हिंदू नेताओं ने, तो आई वाज विद देम। तो मैंने उन लोगों से पूछा, मैंने कहा ये हुआ क्या है? कहते जी बात यह है कि जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो उसकी जो शोभा यात्रा निकली थी ना, उसमें बहुत जबरदस्त भीड़ उमड़ी थी। ये फतेहगढ़ साहब, बलाचौर और ये जो हिंदू बहुल क्षेत्र है इस एरिया में, अनंतपुर साहब, उधर होशियारपुर, गुरदासपुर वाला जो ये हिंदू डोमिनेटिंग बेल्ट है, इसमें सर हिंदुओं ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था एंड द पोस्टिंग वाज वेरी एग्रेसिव। और हिंदू का ये रूप पहली बार पंजाब में देखने को मिला, नहीं तो हिंदू इस तरह से सड़कों पे नहीं निकलता था पंजाब। तो अच्छा, उसके बाद जब वो पूजित अक्षत वितरण समारोह हुआ ना, तो उसने क्या किया था कि पूरी जो आरएसएस वेब और हिंदू संगठनों के जो कार्यकर्ता थे ना, उनको मोटिवेट कर दिया, एक्टिवेट कर दिया, और हर कार्यकर्ता वो अक्षत लेके घर घर गया। सर मैं बता रहा हूं, एक भी ऐसा घर नहीं रहा होगा जिसको छोड़ा, और वो 15 दिन तक अभियान चला। और वो तो जनसंपर्क का एक बहुत बड़ा। आप ये बताइए ना कि हिंदू अगर मोटिवेट हो रहा है, हिंदू सड़क पे निकल के आ रहा है, चाहे अपना फेस्टिवल मनाने के लिए आ रहा है, तो इसके लिए अगर पोर्चुगाल से या पाकिस्तान से हैंडलर्स एक्टिवेट कर रहे हैं किसी को, इसका मतलब क्या? तो सर हिंदू उद्वेलित है। अब देखना यह है कि सर वो कितना बीजेपी के पीछे कंसोलिडेट होता है, ये देखने वाली बात। आप कह रहे थे ना कि इस बार जो है माहौल इस तरह का दिख रहा है कि भाई आम आदमी पार्टी छोड़ के, कांग्रेस छोड़ के सब लोग जो है वह भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। तो ये एक ऐसा संकेत है कि नीचे की हवा जो है वो बीजेपी के फेवर में है, और जो ओपिनियन पोल्स भी आ रहे हैं वो भी 3-3, 4-4, 5-5 सीटें तक भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। जबकि उनकी ट्रेडिशनल जो सीटें वो जीतते थे अकाली दल के साथ में, वो होशियारपुर और गुरदासपुर ही होती थी। सर देखिए, इस वक्त ना पंजाब में जो पॉलिटिकल फोर्सेस थे उनकी रीअलाइनमेंट हो। तो रीअलाइनमेंट का ऐसा है कि जो कांग्रेस और अकाली दल, यही बेसिक 2 पार्टियां थी ना पंजाब में, तो कांग्रेस का कोर वोट था हिंदू वोट प्लस दलित वोट, और अकाली दल का कोर वोट था पंथिक वोट। तो आम आदमी पार्टी ने इन दोनों पार्टियों के कोर वोट को डिस्टेबलाइज कर दिया और कोर वोट हिला दिया। तो पंथिक वोट छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ गया अकालियों का, और हिंदुओं का चला गया आम आदमी पार्टी में। अब सर वापस जा रहा है, तो पंथिक जो अकाली थे वो तो अकाली दल में वापस चले गए आम आदमी पार्टी से, परंतु जो हिंदू था वो वापस कांग्रेस में नहीं गया, बीजेपी में जा रहा है। इस वक्त पॉलिटिकल पंडित तो यह समझ ही नहीं पा रहे कि वो जब बाढ़ उतरती है, पानी उतरता है, तो अपने पीछे क्या क्या छोड़ जाता है। वो बहुत सारी मिट्टी छोड़ जाता है ना, कई बार घाट पे बहुत सारी मिट्टी छोड़ जाता है जब बाढ़ उतरती है। तो सर
ये जो रीअलाइनमेंट ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेस है ना, ये जब पानी उतरेगा तब पता चलेगा कि कौन सा वोट बैंक कहां शिफ्ट हो गया। पर एक बात है सर, हिंदू इज नॉट कंफ्यूज्ड। बीजेपी वहां जो स्ट्रेटेजी है ना पंजाब में, सर मैं आपको बड़ी गहरी बात बता रहा हूं सर, बीजेपी की स्ट्रेटेजी है 3C। हिंदू 3C वोट में है क्लैरिटी ओके कि हमें बीजेपी को वोट देना है, एक C हो गया। और जो विरोधी वोट है बीजेपी का, उसमें कर दो कंफ्यूजन। अब वो ये नहीं समझ पा रहे कि यार अकाली को दूं कि आम आदमी पार्टी को दूं कि कांग्रेस को दूं कि उधर सिमरनजीत सिंह मान भी खड़ा है उसको दूं, फिर वो वारिस पंजाब दे, दीप सिद्धू वाली पार्टी भी है उसको भी दूं, कुछ किसान, कुछ यूट्यूबर, कुछ लखा सिधाना जैसे नेता, कुछ निर्दलीय, तो उधर कई, अच्छा बीएसपी, तो सर 5-6 धड़ेबंदियां आ गई। तो जो बीजेपी का वोटर है वो तो उसमें तो है क्लैरिटी, और बाकियों में है कंफ्यूजन। 6-6 लोग हो गए ना, तो सिख वोट तो सर 6 जगह बटेगी, ये जान लो आप। अच्छा तो वो हो गया कंफ्यूजन। और जो फ्लोटिंग वोट है उसको बीजेपी कंसोलिडेट कर लेगी। तो ये 3C पे सर चुनाव प्रचार पूरा। और जब चुनाव प्रचार सर गरमाएगा और मोदी जी और योगी जी जब पंजाब में चुनाव प्रचार करने आएंगे ना सर, तब होगी पिक्चर क्लियर। बात वही है कि दलित वोट, क्योंकि बहन जी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही पंजाब में। अच्छा तो सर हिंदू दलित और सिख दलित रामदासिया, वो कहां जाता है? तो सर मैं कह रहा हूं कि सर अगर मरी गिरी हालत में भी बीजेपी 6 सीट कहीं नहीं छोड़ रही, और अगर हिंदू कंसोलिडेट हो गया, जो कि हम लोग आशा लगाए हैं, तो इट कैन बी एनी नंबर, एनी। और अगर कहीं रामदासिया भी आ गया साथ में, फिर तो सर झोली छोटी पड़ जाएगी। पर अभी मैं टू बी ऑन द सेफर साइड, कल को 4 तारीख को लोग कह रहे क्यों बाबा जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इसलिए 6 सीट को तो मैं फिर भी शर्त लगाऊंगा पंजाब में। 6 सीटें तो मतलब एक लुधियाना और जलंधर तो दोनों ही आप मान रहे होगे फिर? सर लुधियाना, जलंधर, अमृतसर, अनंतपुर साहब, फतेहगढ़ साहब, पटियाला, ये तो रखी हैं झोली में। ये जीटी रोड बेल्ट बोलते हैं सर इनको, इस बेल्ट को। इधर ये पूरी हिंदू डोमिनेटिंग बेल्ट है, और व्यापार पूरा पंजाब का जितना व्यापारी वर्ग है सर, वो इसी बेल्ट पे। ये है सर पंजाब की पोजीशन। और वो होशियारपुर, अनंतपुर साहिब और हाँ गुरदासपुर हाँ वो सर पूरा, हाँ जी, गुरदासपुर, होशियारपुर। और पटियाला, रानी साहिबा? वो तो वो बहुत तगड़ा चुनाव लड़ेंगी और जीतेंगी, जीतेंगी। तो फिर महारानी तो प्रनीत को चुनाव फिर जीतेगी। तो बल्ले बल्ले बीजेपी की। मैंने बोला ना 6 से 8 के बीच में आप मान के चलिए। और हरियाणा कैसा देख रहे हैं आप? हुड्डा जी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, पिता पुत्र? सिर्फ एक सीट पे फाइट है, रोहतक पे, बाकी 10 की 10। रोहतक पे फाइट और बाकी 9 क्लियर। हाँ 9 क्लियर। और तो बहुत ही शॉर्ट मार्जिन। तो फाइट भी तभी होगी जब कोई दीपेंद्र या भूपेंद्र लड़ेंगे, तभी तो होगी। वो नहीं लड़ेंगे तो
सर एक बात बताओ, वहां पे एक बात और चल रही है, हाँ, इन बापू बेटा को आप रोहतक में फंसा दो और हाँ, हरवा दो। हाँ। सर वो ये पहले तो पुराने मानते थे कि हार ही नहीं सकते ये। अब एक बार तो हैं हार गए तो पहले तो ये मानते थे ना कि हार ही नहीं सकते रोहतक से। सर इनको देखिए, जो कांग्रेस की जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है ना, हाँ, उस अंदरूनी पॉलिटिक्स में कांग्रेस के जो अन्य गुट हैं, हम्म, गुड्डा गुट को छोड़ के, उनकी स्ट्रेटेजी है कि इनको यही उलझा के घेर लो, रोहतक में उलझा लो, रोहतक में हरवा दो, जिससे विधानसभा में इनका दावा कमजोर हो। हुड्डा साहब का विधानसभा में दावा कमजोर करने के लिए इनको रोहतक में हरवा लो, हम्म, पहले जबरदस्ती लड़वाओ और फिर रोहतक में हरवा दो इनको। ठीक है। वो पूरे मिल गए ना, वो किरण आपके बंसीलाल की फैमिली और सुरजेवाला फैमिली और शैलजा। आपकी ये शैलजा। इन्होंने शैलजा को फंसा दिया जाके हिसार में, ओ सॉरी सिरसा में। हम्म। तो ये तो आपस में नहीं एक दूसरे को जीतने देंगे। हम्म। जी। ये तो बड़ी विचित्र स्थिति है। और केजरीवाल जी जो है हमारे, वो बहुत अच्छी फाइट कर रहे हैं वैसे भी जेल से। दिल्ली वाला मामला तो सुलट ही गया एक तरह से। सर मैं ना दिल्ली से अपडेटेड नहीं हूँ, क्योंकि मैं 3 दिन से यात्रा में हूँ ना, मैं पूरे बाकी देश से कट गया हूँ थोड़ा। उसकी सूचना आप बताइए। दिल्ली दिल्ली में तो इतने अच्छे अच्छे टिकट बांटे, कन्हैया कुमार को लगा दिया वहां पे। आप देखिए हाँ इतनी बुद्धिमत्ता का काम किया है उन्होंने कि अब सारा मीडिया जो है वो कन्हैया कुमार की ही बात करेगा, और उससे उनकी पब्लिसिटी होगी या बैड पब्लिसिटी होगी ये वो अच्छा जानते हैं। जी। तो इसलिए उनका थिंक टैंक है तो बहुत शानदार ना। उसको एक्चुअली कटा हुआ है, उसको कोई भारतीय मानस का कोई आइडिया ही नहीं है। वो तो जयराम रमेश और वो सब, और मार्क्स की और आपके पश्चिमी देशों के जो वो मार्क्सिस्ट हैं, या जो आजकल के जो अमेरिकन जो नए नए पैदा हो गए हैं सारे, जिसको बोलते हैं ना नए नए फिलॉसफीज आए हैं ना, पोस्ट मॉडर्निज्म, कल्चरल मार्क्सिज्म, ये सब तो वो पढ़ पढ़ के ये यहाँ पे लागू करने का प्रयास करते हैं और फेल होते रहते हैं डेली। जी। तो उनकी तो वो स्थिति है। तो अब आगरा कब पहुंचेंगे आप? उसका भी तो जायजा लेना अभी होगा तो ना। सर मैं अभी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही रहूंगा, कम से कम हम्म। दूसरा चरण निपट जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, फिर आगरा पहुंचेंगे सर। वो तो थर्ड राउंड में है ना, वो थर्ड फेज में। जी जी जी। पहले जरा 2 राउंड निपट जाए ये। ठीक है जी। तो आप इसके बाद आगे आपका कहाँ, मेरठ जाना होगा? हाँ अभी सर मुजफ्फरनगर, मेरठ, हम्म। उसके बाद रामपुर और मुरादाबाद, उसके बाद रामपुर जैसा मुरादाबाद तो, रामपुर मुरादाबाद तो 19 को निपट जाएगा, तो उधर तो निपट आज तो जाएगा, 17 19 हो, को निपटा के फिर आगे चल पड़ेंगे सर। क्योंकि इस सेकंड राउंड में तो आपका मथुरा है। आगरा जी। शायद थर्ड राउंड में है। 1 मिनट में चेक करता हूँ क्या है उनका। आगरा थर्ड राउंड में है। संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली, ये थर्ड राउंड है। सेकंड राउंड में है अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा। जी। 8, 8 और 10 ये है तो मैं अब यहाँ से मेरठ बागपत करूंगा। जी। जी। हाँ, मेरठ में कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब थोड़ा मामला टेढ़ा हो सकता नो है। नो 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 नो, अरे सर मेरठ में तो बिल्कुल ही वॉकओवर चल रहा। कल मेरी एक भाई से बात हुई मेरठ में, कहते जी मेरठ में तो सर अब ये
हो सकता है हम लोग का आकलन गलत हो या गलत रिपोर्ट आ रही है हमारे पास। बोले जी कुछ वॉकओवर सी स्थिति लग रही है। अच्छा। ज्यादातर सीटों मैं तो मुस्लिम कैंडिडेट ही नहीं खड़ा किया। ना, सिर्फ मुस्लिम नहीं कर, जो कैंडिडेट खड़े भी है ना छपाते हैं, बल्कि बसपा वाला कैंडिडेट हर जगह फिर भी जुझारू पड़ने से लड़ रहा है। सिर्फ बसपा सपा के जो कैंडिडेट है ना, मुझे तो एक ने कहा जी ये पैसा बचा रहे। सपा के अच्छा। कैंडिडेट और उनको मालूम है, वो कह रहे कि यार हारना तो है, ये पैसे तो बचा लो कम से कम। क्योंकि मैंने लोगों से पूछा, मैंने क्या चक्कर है, इतना ठंडा क्यों? बोला जी पैसे बचा रहे। अच्छा आप ये बताइए पिछले 4 दिनों में अखिलेश जी ने कितनी रैली कितने रोड शो किए? अरे साहब आज इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, देखा नहीं आपने? वैसे तो ट्वीट भी करते हैं भाई। आज तो दोनों ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हमारे राहुल गांधी ने और अखिलेश बाबू ने, दोनों ने मिलकर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 1 घंटे की। आप बताइए इतना इतनी मेहनत तो राहुल गांधी ने पता नहीं कितने वर्षों में नहीं की। सर एक चीज है ना, पुराने जमाने में लोग नुक्कड़ सवाए रैलियां क्या करते थे, फिर वो रोड शो पे आ गए, रोड शो करने लगे। रोड शो करना थोड़ा अपेक्षाकृत आसान होता है, भीड़ नहीं जुटानी पड़ती, किसी भी टाइट सी सड़क पे निकल जाओ तो भीड़ हो जाती थी। सर इस बार तो रोड शो भी नहीं कर रही है, इस बार तो रोड शो तो अब तो बीजेपी कर रही है रैलीज और रोड शो तो सारी। हाँ बीजेपी रैली रोड शो कर रही है। सर उसके लिए बोल रहे थे कि बीजेपी के पास पैसे हैं और इन बेचारे गरीब, पहले ही गरीब लोग थे, इनके जो थोड़े बहुत थे वो भी तुमने जब्त कर लिए। जैसे तुमने पैसे ही नहीं छोड़े इनके पास, कैसे चुनाव लड़ेंगे? सर इस बार चुनाव के ठंडा होने का एक फैक्टर ये भी है कि इनके पास पैसे ही नहीं है। जो अच्छा कुछ पैसे है वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी फैमिली जो है उसने अपने कब्जे कर रखे हैं, वो छोड़ती नहीं। सर छोड़े तो पैसे आए। बहन जी ने जितने कैंडिडेट दिए ना सर, वो निजी पैसे वाले। अच्छा बहन जी का ये पुराना मॉडल ऑपरेंडी रहा है कि अगर वो 40 टिकट बेचती है तो जो 40 टिकटों वालों से पैसे मिलते हैं उनको ये होता है कि तूने इसका भी चुनाव लड़ना है और अपना भी लड़ना है, एक बगल वाली सीट भी दे देती है। प्लस जब टिकट बेची तो उससे जो 2, 4, 5, 10 करोड़ मिले वो अन्य 2 सीट वालों को दिए कि चलो तुम इससे चुनाव लड़ो। तो बहन जी तो पैसे का ये मैनेजमेंट कर लेती है। मुझे लगता है अखिलेश भैया कहते हैं पैसे दे दो और बोले यार हारना तो है, क्यों पैसे खर्चे। चलिए बड़ी रोचक चर्चा रही। इस बार सिर्फ थप्पा वाले पैसे नहीं खर्च रहे। वो भी नहीं खर्च तो करेंगे। मेन मुझे जो फैक्टर दिखाई दिया ना कि दे आर नॉट स्पेंडिंग मनी। वही वाली बात है, जब हारना है तो पैसे क्यों खर्च करो। हारना है तो पैसे क्यों खर्च। राइट, अपने परिवार वालों के लिए थोड़े बहुत खर्च कर लेंगे। हाँ तो आज की चर्चा को फिर यहीं विराम देते हैं। अब चूंकि आप फील्ड में हैं तो हम तो आपको हर दूसरे तीसरे दिन पकड़ते रहेंगे और आपसे जी सर, अपडेट्स लेते रहेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय श्री राम। रामनवमी की एक बार सभी जय को श्री पुनः राम। बहुत बहुत बधाई। रामनवमी की लाख लाख बधाइयां। जय श्री राम।